सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के समाचार एकांश द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा के अंतर्गत सुनिए देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों की शौर्य गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रणबांकुरे टंट्या भील की। टंट्या भील का अदम्य साहस और शौर्य न केवल मध्य प्रदेश वासियों के लिए बल्कि समस्त देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वाधीनता के स्वर्णिम अतीत में जांबाजी का अमिट अध्याय बन चुके आदि विद्रोही टंट्या भील अंग्रेजी दमन को ध्वस्त करने वाली जिद और संघर्ष की मिसाल हैं। टंट्या भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टंट्या ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण जनता के शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की खिलाफत की। दिलचस्प पहलू यह है कि स्वयं प्रताड़ित अंग्रेजों की सत्ता ने जननायक टंट्या को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया। टंट्या भील का जन्म तत्कालीन सीपी प्रांत के पूर्व निमाड़ खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़ौदा अहीर गांव में सन 1842 में हुआ था। मेरा नाम सोनीबाई है। मैं टंट्या मामा के वंशज हूँ। टंट्या मामा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गरीबों के लिए और बड़ौदा हीर में मंदिर बनाया है, तो वहाँ लाखों पब्लिक आती है, माथा टेकती है मंदिर में। उनके साथ मैं टंट्या मामा के वंशज हूँ, हमारा भी मान सम्मान होता है। मध्य प्रदेश का जननायक टंट्या भील आजादी के आंदोलन के उन महान नायकों में शामिल है जिन्होंने आखिरी सांस तक फिरंगी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने की मुहिम जारी रखी थी। आज भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। मेरा नाम अजय मोरे है। मैं पंधाना का निवासी हूँ। आज हमारे टंट्या मामा ने सिर्फ अपनी समाज के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए किया है और अंग्रेज़ों को लूटकर गरीब भाइयों की, गरीब बहनों की शादी कराई और उनका पालन पोषण करते थे वो। और बड़ौदा के रहने वाले थे हमारे रॉबिन हुड टंट्या मामा, जो हमारे पूजनीय हैं और हम उनकी प्रेरणा लेकर चलते हैं और उनके किए गए कामों पर, उनके किए गए विश्वास पर चलते हैं। उनकी शहादत 4 दिसंबर 1889 को हुई। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनके शव को इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर फेंक दिया था। वहां पर बनी हुई एक समाधि स्थल पर लकड़ी के पुतलों को टंट्या मामा की समाधि माना जाता है। स्थानीय विधायक और टंट्या भील अध्ययन केंद्र के संचालक राम दांगरे ने बताया कि स्थानीय युवाओं को टंट्या भील के इतिहास से अवगत कराया जा रहा है। 4 दिसंबर 2013 से हम लोगों की कोचिंग संस्थान संचालित हो रही है। इस टंट्या भील अध्ययन केंद्र में हम आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। आज दिनांक तक लगभग 150 से ज़्यादा विद्यार्थी शासकीय सेवाओं में इसमें चयनित हो चुके हैं। साथ ही हम लोग इस साल अपने खुद के भवन का निर्माण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को रहने एवं पढ़ाई करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण होना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही हम तीरंदाजी और जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। इस 75वीं आज़ादी का अमृत उत्सव कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्र की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और निश्चित रूप से हम लोग इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा करना चाहते हैं और हम लोग करेंगे। इलाके के आदिवासियों के बीच टंट्या भील आजादी के सेनानी नहीं बल्कि देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पाताल पानी में उनका मंदिर बना है, जहां आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचकर उनकी पूजा कर उनसे मन्नत मांगते हैं। अब बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जाने माने गांधीवादी नेता कमलापति त्रिपाठी की। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। आइए सुनते हैं इनकी शौर्य गाथा। कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी समाचार पत्र आज में पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की
और बाद में अपना अखबार संसार निकाला। वे 2 टैबलॉयड अखबारों के भी संपादक रहे। उन्होंने आज के उत्तर प्रदेश और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही ने महान स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। पंडित कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उन प्रतिष्ठित, समर्पित और प्रज्ञावान स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने गांधी विचार से प्रेरित और अनुप्राणित होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। वो लाल बहादुर शास्त्री, राजनारायण आदि तमाम उस समय के जो आजादी आंदोलन के नेता थे, उनके एक तरह से गुरुतुल्य हुआ करते थे। काफी समय आंदोलन के विविध कार्यक्रमों में भागीदारी करके जेल की यातनाएं भी सही, लेकिन गांधी विचार से प्रेरित होने के कारण उन्होंने उदात्त मूल्यों को जीवन में अपनाया था। क्षुद्रता की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। कमलापति त्रिपाठी को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडिया दैट इज भारत को संशोधित करने को लेकर दिए अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका कहना था कि अच्छा होता यदि संविधान सभा देश की प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप इस वाक्य को संशोधित करती। स्वतंत्रता के बाद कमलापति त्रिपाठी ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 1969 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 1971 में मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 साल तक ही चला। उसके बाद वो 2 बार रेल मंत्री भी रहे। त्रिपाठी बेहद विनम्र, प्रतिष्ठित और सिद्धांतवादी राजनेता थे। पत्रकारिता और हिंदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित। वे पत्रकारिता को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। 1945 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे 1947 से 1948 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। बापू और भारत, बापू और मानवता तथा फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड सहित कमलापति के महत्वपूर्ण कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्हें गांधी जी से कितना अधिक प्रेम था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। पंडित कमलापति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे। पारंपरिक प्रतिबद्धताओं को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक युग की तेजी से बदलती स्थितियों के साथ जुड़े रहने की उनकी अनूठी खूबी बहुत प्रसिद्ध है। उनका व्यक्तित्व धार्मिक विश्वासों और धर्मनिरपेक्षता का संतुलन और संगम था। वे जन नेता थे और जाति या धर्म पर विचार किए बिना सबके साथ समान व्यवहार करने पर विश्वास रखते थे। सच्चे राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी नेता, विकास पुरुष और जनोन्मुखी राजनेता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। अब बात जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरुधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है।
अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। आइए सुनते हैं भारत में कराधान के मुद्दे पर दिए गए इस भाषण के प्रतिपादित अंश। Never has there been a single farthing spent out of the British Exchequer, either for the acquirement of India or for the maintenance of it, or administration, or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long. दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता था। दादा भाई की ही प्रेरणा से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी पर भी उनका असर रहा। जानते हैं महान स्वाधीनता सेनानी और प्रसिद्ध विद्वान भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में कि उन्होंने देश को आजाद कराने में किस तरह अपनी भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 को कलकत्ता में हुआ था। भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के भाई थे। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। युवावस्था में दत्त ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए बंगाल रिवोल्यूशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। 1906 में वे बांग्ला पत्रिका जुगांतर के संपादक बने, जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी पार्टी का मुखपत्र था। 1907 में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 1908 में जेल से रिहाई के कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र नाथ को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया गया। वहां जाकर दत्त भारतीय स्वाधीनता के लिए काम कर रही गदर पार्टी में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। 1916 में वे बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के सचिव बने। 1921 में भूपेंद्र नाथ दत्त मॉस्को चले गए और उसके बाद भारत लौट आए। भूपेंद्र नाथ ने कामकाजी वर्ग को उचित सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। वे लेखक भी थे। भारतीय संस्कृति और समाज पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने अपने बड़े भाई पर स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रोफेट पुस्तक भी लिखी। श्यामल बरुण कोमल मूर्ति मर्मे गाथा ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। अब हम स्वाधीनता सेनानी और हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा को भी याद कर उनके योगदान पर नजर डालेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। जब लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई तो उन्होंने ब्रिटिश राज समाप्त होने तक चैन से न बैठने की कसम खाई। 1915 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के दौरान गांधी जी से मुलाकात के बाद वे अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में शामिल हुए। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1919 में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। ऐसे महात्मा हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अब बात 1920 में स्वराज की मांग को लेकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू हुए असहयोग आंदोलन की। ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। आइए जानते हैं विस्तार से। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार से उपजे देशव्यापी आक्रोश से इस आंदोलन को ताकत मिली। जलियांवाला बाग कांड के दोषी
जनरल डायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार के टालमटोल रवैये ने आग में घी का काम किया। चूँकि जनरल डायर ने ही पुलिस को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था, लिहाजा पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा था। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस दौरान लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अदालतों, सरकारी नौकरियों, विदेशी सामानों और चुनावों का बहिष्कार किया तथा कर देने से भी साफ इनकार कर दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शायद ये पहला मौका रहा होगा जब अंग्रेजी सरकार को समूचे भारत से विरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। ये बात और है कि चौरी चौरा जैसी कुछ घटनाओं ने अहिंसक आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इसने लाखों भारतीयों को उत्साह से भर दिया। बहिष्कार और सत्याग्रह ने हर भारतीय तक राष्ट्रवाद की पहुंच बना दी। ये पहला आंदोलन रहा जिसके बाद हर भारतीय की एक ही चाह रह गई, भारत को आजाद कराना। भारतीय मूल्यों पर चलने वाले स्कूल और कॉलेज खोले गए। इसी दौरान खादी और दूसरी स्वदेशी चीजें आंदोलन का प्रतीक बन गईं। और आइए अब जानते हैं महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कप्पा लुटिया तमिझन के बारे में, जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम से देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया। वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जन्मे द तमिल हेल्म्समैन के नाम से भी मशहूर थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीओसी के नाम से भी जाने जाते थे। वे युवावस्था में ही बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हो गए। ये वो दौर था जब मद्रास प्रेसिडेंसी में सुब्रमण्यम भारती सक्रिय थे। वो भी वहाँ स्वदेशी के प्रमुख प्रवक्ता बनकर उभरे। वीओ मशहूर वकील भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए धर्म संघ नेसा बुचलई और स्वदेशी स्टोर शुरू किया। कह सकते हैं कि स्वदेशी उत्पादन और कारोबार के वे नेता थे। वीओ ने नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देसा बिमना संगम जैसी अनेक संस्थाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वे राजनीतिक संघर्ष में दिलचस्पी लेने लगे थे। उस समय जहाजरानी उद्योग पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। वीओ पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी के लिए भाप से चलने वाले 2 जहाज SS गल्लिया और SS लावोए खरीदा था। इन जहाजों के जरिए तूतीकोरिन और कोलंबो बंदरगाहों के बीच कारोबार और आवागमन हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन को व्यापक रूप देने के उनके प्रयासों के कारण ब्रिटिश राज से उनका विवाद बढ़ता गया और 12 मार्च 1908 को राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बैरिस्टर का लाइसेंस वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट में अपील के बाद दिसंबर 1912 के आखिर में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1936 के आखिर में स्वदेशी के इस प्रबल प्रवक्ता ने अपनी अंतिम सांस तक स्वदेशी और स्वाधीनता संघर्ष की मशाल जलाए रखी। विद्वान, लेखक और निडर स्वाधीनता सेनानी वीओसी का जीवन प्रतिरोध, संघर्ष और राष्ट्रहित के लिए बलिदान की कहानी है। वीओसी को शत शत नमन। आजादी का अमृत महोत्सव।
अमृत महोत्सव के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल के समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम सुर्खियों के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा पर केंद्रित कार्यक्रम में आज आपने सुनी कुछ सेनानियों की वीर गाथा। आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। सुर्खियों में